गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम विजन IAS की करंट अफेयर PT 365 2021 की गवर्नमेंट स्कीम्स को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट नंबर 26 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब यहाँ पे देखिए जो स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं उनमें से पहली स्कीम जो है वो है स्कॉलरशिप स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है। इन सब के बारे में जानेंगे, बट उसके पहले थोड़ा अनअकैडमी के कॉम्बोज को समझते हैं। देखिए, आप अगर 2021, 22, 23 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तीनों ही प्लान के हिसाब से आपको बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है, जिसमें आप GS प्लस ऑप्शनल दोनों का कोर्स एक साथ लेते हैं तो आपको बहुत फायदा, करीब 27,000 से लेके 53,000 तक, 53,000 तक का फायदा मिलेगा। बैच 8 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है, हर वेडनेसडे स्टार्ट होता है, कोई इशू नहीं है। अभी ले लेंगे तो प्राइस हाइक से बच जाएंगे। देखिए 2022 का बैच यहाँ आप देख सकते हैं, पूरा शेड्यूल है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन टीचर पढ़ा रही है, कितने आर्ट्स का पढ़ा रही है, एवरीथिंग। हिंदी वालों के लिए भी कोई चिंता नहीं, उनके लिए भी है। 2 सालों के बैच के लिए देखिए पूरी प्रॉपर एक डिसिप्लिन मैनर में टाइम टेबल है। आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपके बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा, जैसे चाहे आप वैसे लीजिए। 360 डिग्री कवरेज के साथ साथ आपको इतने इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। और रेज योर हैंड का ऑप्शन देख रहे हैं, ये तो अमेजिंग ऑप्शन आपको मिल रहा है, जो मतलब आप अपने टीचर से लाइव क्लास में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। इससे बेहतर क्या हो सकता है। प्लस में आप देखिए आपको ये सब कुछ मिलेगा, आइकॉनिक में आपको ये सारा कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल एंड ऑल। अब आप बोलेंगे मैम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो कोई दिक्कत नहीं है, अनअकैडमी यहाँ पे लोन भी प्रोवाइड करी है UPSC के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अवेल करिए इस लिंक से लोन को, और सिर्फ IAS कोड का यूज हर जगह करिएगा टू अवेल द डिस्काउंट। और आपको ये 20 बुक्स ना बेस्ट UPSC एक्सपर्ट से बनाई है, कीमत इनकी 10,000 समथिंग है, लेकिन आपको 1 साल या अब सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिलेंगी। तो प्राइसेस कुछ खास नहीं है, देख लीजिए। बहुत ही, अगर आप 3 साल का लेते हैं तो बहुत ही सस्ता हो जाता है, ठीक है। तो प्राइसेस देख लीजिए, सिर्फ IAS कोड का यूज करिए और डिस्काउंट पाइए और एंजॉय करिए अपने एम को, अपने डिसिप्लिन मैनर में अपनी प्रिपरेशन को। तो अब बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में स्कॉलरशिप स्कीम की। तो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम, ये सारी की सारी स्कॉलरशिप स्कीम एजुकेशनल एम्पावरमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए लाई जा रही है। कैसे? थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड, मतलब DBT मोड। बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि देखो भाई, सीधी सीधी बात है, अगर आप किसी को पैसा डायरेक्टली दे दोगे ना तो गलत हो जाएगा। सबसे अच्छा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके थ्रू सब कुछ यहाँ पे स्कीम्स मिल रही हैं। बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। दूसरा है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम। ये क्या है? ये फेलोशिप देगी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंट के पैसा वैसा देके फेलोशिप प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद ये है नया सवेरा, ये फ्री कोचिंग और LED स्कीम, बहुत बढ़िया है। स्कीम का एम ये है कि हम फ्री कोचिंग देंगे बच्चों को, ऐसे लोगों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के, ताकि वो भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके, चाहे वो टेक्निकल हो या प्रोफेशनल कोर्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए बढ़िया। फिर आई बात पढ़ो प्रदेश, तो ये क्या है? ये स्कीम है, इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी ऐसे बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, है ना। एजुकेशन लोन्स पे दिया जाएगा ताकि वो बाहर जा सकें, अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें, ठीक है, फॉर ओवरसीज हायर स्टडीज के लिए बाहर जाके पढ़ सकें। फिर नई उड़ान, ये उन बच्चों को सपोर्ट दिया जा रहा है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, जो प्रीलिम्स को क्लियर कर देते हैं, UPSC के प्रीलिम्स को क्लियर कर चुके हैं, या SPSC के प्रीलिम्स को कर चुके हैं, मतलब स्टेट PCS के, या आपका SSC होता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके या वगैरह वगैरह, जिसके भी प्रीलिम्स को कर चुके हैं, उनको ये सपोर्ट दिया जाएगा, नई उड़ान। फिर आई बात यहाँ पे नई रोशनी, बहुत अच्छा नाम है, लीडरशिप डेवलपमेंट है, ये औरतों के लिए जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की बिलोंग करते हैं। फिर सीखो और कमाओ, ये नाम जैसा कहता है वैसे ही है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम है यूथ के लिए जिनकी उम्र 14 साल से 35 साल के बीच में है, ऐसे एज ग्रुप के लिए। इनका एम ये है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी है अभी एग्जिस्टिंग वर्कर्स की, इसे बढ़ाना है। जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं ना, जो स्कूल बीच में छोड़ देते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह को बढ़ाना है। फिर आई बात प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण, ये किस लिए है? एक अच्छा सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को, खासकर एजुकेशन, हेल्थ, आपका स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए, है ना।
ये फर्दर क्या करेगी कि भाई जो भी गैप होता है ना ये नेशनल एवरेज और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में, ठीक है, या मतलब बैकवर्ड होती हैं ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज, वो पूरे गैप को यहाँ ब्रिज करने की बात हो रही है कि हम भाई फुलफिल करेंगे इसको, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। फिर आई बात जियो पारसी, ठीक है, जियो पारसी स्कीम के अंदर पॉपुलेशन जो डिक्लाइन है आपका पारसीस का इंडिया के अंदर, तो उनके लिए स्कीम है। फिर है बात उस्ताद, मतलब अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। इसके मार्च 2015 में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य ये था कि हम जो हमारा इतना रिच, इतना इम्पोर्टेंट हेरिटेज है हमारे ट्रेडिशनल स्किल्स का, जो हमारे आर्टिशियंस हैं, क्राफ्टमैन हैं, जो इतने टाइम से हमारे देश के अंदर जो स्किल्स हैं, इसको यहाँ हमें प्रिजर्व करके रखना है। स्कीम के तहत जो हुनर हाट वगैरह है, अब तो लगने भी लगी है, लखनऊ में भी लगी थी, तो जो हुनर हाट वगैरह है ये भी यहाँ पे पूरे देश के अंदर करी जाएंगी, ताकि नेशन वाइड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया जाए माइनॉरिटी आर्टिशियंस को, एंटरप्रेन्योर्स को, और उससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है नई मंजिल। ये क्या है? नई मंजिल एक स्कीम है फॉर्मल स्कूल एजुकेशन और स्किल ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए, ठीक है। ये भाई ऐसे बहुत सारे होते हैं ना बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, उनके लिए है ये, ठीक है, नई मंजिल। उसके बाद है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, ये बीच में रह गई है, ये हमारी धरोहर। पहले ये देख लेते हैं। स्कीम ये है हमारा जो इतना रिच हेरिटेज है माइनॉरिटीज कम्युनिटी का इंडिया के अंदर, उसे प्रिजर्व करने के लिए। देखिए हर इंसान एक में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ के चलनी है, सबको बचा के रखना है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी ये हेरिटेज है हमारे यहाँ का, भाई प्रिजर्व करके इनको भी रखना है, ये भी नहीं लुप्त हो जाए कहीं। फिर आई बात मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की। ये क्या है? ये इम्प्लीमेंट करता है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिलेटेड प्रोग्राम्स को, जैसे कि पहला बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स, है ना, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हों माइनॉरिटीज़ की, तो जिसके अंदर क्या होगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी माइनॉरिटी गर्ल स्टूडेंट्स को। दूसरा जो है इन्हीं के अंदर गरीब गारिब नवाज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। ये 2017-18 में शुरू हुई थी। इसमें क्या था कि इसमें शॉर्ट टर्म जो जॉब ओरिएंटेड डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है ना, कि थोड़े वक्त के लिए जॉब पाने तक की ट्रेनिंग वगैरह यूथ को दी जाएगी। और तीसरा इसके अंदर है ब्रिज कोर्सेज फॉर मदरसा स्टूडेंट एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स। तो भाई ऐसे सारे कोर्सेज वगैरह हैं जो मदरसा स्टूडेंट्स होते हैं या स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, उनके लिए भी कोर्सेज हैं, ठीक। और आखिरी में है यहाँ पे इक्विटी टू नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये कंसेशनल लोन्स माइनॉरिटी को देने के लिए सस्ते दामों में लोन्स मिल जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपना इनकम वगैरह जनरेट करने के लिए अपना कुछ दुकान वगैरह या बिजनेस वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है। एक बात समझिए, इन सब के साथ साथ मिनिस्ट्री, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, इसने ये भी कहा है कि भाई हम स्कीम ऐसी भी है जिससे स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग स्टेट वक्फ बोर्ड्स एंड कोऑर्डिनेट अरेंजमेंट फॉर एनुअल हज पिलग्रिम्स। तो ये सारी चीज़ें भी जो है करेंगे कि भाई हर साल जो हज पिलग्रिम्स जाते हैं, हज करने जाते हैं लोग, उनके अरेंजमेंट भी परफेक्ट हों, ठीक है। तो ये हमने माइनॉरिटी जो है मिनिस्ट्री जो अपनी माइनॉरिटी अफेयर्स है उसकी सारी स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मिनिस्ट्री आएगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अंदर कुछ रीस्ट्रक्चर्ड मॉडिफाइड स्कीम है। जैसे कि पहली स्कीम, अभी देखिए नई स्कीम नहीं है, ये पुराने स्कीम को थोड़ा सा बदलाव लाया गया है। जैसे कि पहली स्कीम है, इसका नाम है पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ठीक है। ये पीएम कुसुम स्कीम भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएम कुसुम स्कीम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई यहाँ पे फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी दी जाएगी फार्मर्स को, ठीक है, किसानों को। और बजट 2020-21 ने ये कहा कि कवरेज और बढ़ाया जाएगा। जैसे स्कीम अब फार्मर्स को यहाँ पे इनेबल करेगी कि आप सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी को सेटअप करिए, ठीक है, अपने जो भी उनकी खाली आपकी ज़मीन पड़ी है उसमें सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी करिए, ठीक है। एंड जो आपकी बच रही है या जो आपके पास आ रही है उससे जो बिजली वगैरह, वो आप ग्रिड को बेच दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें 20 लाख फार्मर जो है इनको यहाँ पे ये जो स्टैंड अलोन सोलर पंप्स हैं इसको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे इनको 20 लाख फार्मर्स को सेटअप करवाया जाएगा, ठीक है। 20 लाख फार्मर्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर सेटअप
स्टैंड अलोन सोलर पंप्स, और अनदर जो बाकी के जो 15 लाख फार्मर्स हैं इनको मदद करी जाएगी कि अपना एक ग्रिड कनेक्टेड पावर सेट्स जो हैं इनको सोलराइज करें, है ना, इसको सोलर से चलाएं। बहुत जरूरी है, देखो बिजली भी बचेगी और फायदा भी हो जाएगा किसानों को। ठीक है, फीचर्स की बात करते हैं। तो एम ये है कि सोलर कैपेसिटी 30.8 गीगावाट की ये हमें और बढ़ानी है, ऐड करनी है 2022 तक। और ओरिजिनल टारगेट अगर मैं बताऊं तो ये 25.7 गीगावाट था। ठीक है, अब तो बढ़ा दिया है ना। चलो, कंपोनेंट 3 क्या है स्कीम के, ये देख लीजिए। पहला कंपोनेंट ये है इंस्टॉलेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट, ये करा जाएगा सबसे पहली बात तो, है ना, इंस्टॉल करा जाएगा डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड से कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट, वही सोलर एनर्जी से चलेगा। कंपोनेंट बी देख लो, इस तरह का कुछ होगा, ये देखो ऐसे देखने में होगा। हाँ, दूसरा कंपोनेंट बी देख लो आप, तो इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स, ये इस तरह के देखने में होते हैं। देखो ये सोलर पावर है और ये देखो ये इस तरह से फिक्स है ना, तो इस तरह से होते हैं। और कंपोनेंट सी है सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स, तो ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स है उनका भी ये देखो यहाँ पे सोलराइजेशन, मतलब सोलर से वो भी चलेंगे। तो कंपोनेंट्स ये है, कुछ 3 कंपोनेंट स्कीम के हैं। अब उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट फीचर ये है सपोर्ट फॉर वेरियस कंपोनेंट, क्या सपोर्ट दिया जा रहा है अलग अलग कंपोनेंट के लिए, समझते हैं। जैसे कंपोनेंट ए जो है इसके अंदर रिन्यूएबल पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक होगी, इसको सेटअप करेगा एक इंडिविजुअल किसान, इंडिविजुअल फार्मर या कोऑपरेटिव्स या पंचायत या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अपनी खाली जमीन पे जो बैरल लैंड है या अपनी कल्टिवेबल लैंड पे भी कर सकते हैं, या पैस्चर लैंड पे भी कर सकते हैं, या ऐसे मार्शी इलाकों में भी कर सकते हैं, मार्शी लैंड में भी कर सकते हैं। और इन सबको नाम दिया जाएगा रिन्यूएबल पावर जनरेटर, क्या बोलेंगे, आरपीजी, रिन्यूएबल पावर जनरेटर। No penalty to RPG for shortfall in solar power generation from minimum prescribed capacity utilization factor, कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी अगर आपने जो है वो सोलर पावर जनरेशन का कुछ कम भी करा, जो मिनिमम जो प्रिस्क्राइब कैपेसिटी दी है यूटिलाइजेशन फैक्टर की, उससे अगर कम भी करा तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। दूसरा ये है कि प्रोजेक्ट जो कि 500 किलोवाट से कम होंगे उन्हें भी अलाउ करा जा सकता है, पहले अलाउ नहीं किया गया था, अभी रीस्ट्रक्चर हुई है ना, तो अब अलाउ कर दिया गया है स्टेट बाय स्टेट्स बेस्ड ऑन टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी, देखा जाए कि किस तरह का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कैसे सब कुछ सही है, फिजिबल है तो ठीक है। तीसरा ये कि जो पावर जनरेट करी जाएगी इनके द्वारा, इसे यहाँ पे डिस्कॉम्स परचेज कर लेंगे। ठीक है ना, एड फीड इन टेरिफ्स डिटरमाइंड बाय रिस्पेक्टिव SCRC, जैसा भी जिस तरह से भी वहाँ पे रेट वगैरह होगा उस हिसाब से खरीद लेंगे डिस्कॉम्स। और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, ये याद रखिएगा, एट द रेट 0.40 पर यूनिट, ये 5 सालों के लिए ये प्रोवाइड करे जाएंगे डिस्कॉम्स को। अच्छा डिस्कॉम परचेज करेगा, बढ़िया परफॉर्म करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसेंटिव्स के रेट मैंने आपको बता दिए 0.40 रुपीज पर यूनिट दिया जाएगा। अब ये तो कंपोनेंट ए की बात करी। कंपोनेंट बी की बात करें तो इंडिविजुअल फार्मर्स जो है इनको सपोर्ट करा जाएगा कि आप स्टैंड अलोन पावर पंप्स जिनकी कैपेसिटी 7.5 हॉर्स पावर तक हो, ठीक है, उनको आप सेटअप करो। और ये मैंडेटरी होगा कि आप इंडिजीनियसली, मतलब अपने यहाँ बनी हुई सोलर पैनल का यूज करेंगे जिसमें यहीं पे बने हुए इंडिजीनियस सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स लगे हों। साथ में सेंटर और स्टेट ये 30% जो पावर पंप की कॉस्ट है, जो पंप की कॉस्ट है ये शेयर करेंगे। ठीक है ना, सेंटर एंड स्टेट टू शेयर 30% ऑफ पंप कॉस्ट ईच, फार्मर टू प्रोवाइड रिमेनिंग 40%। मतलब समझो बात को, क्या सीन चल रहा है, 30% देगा सेंटर, 30% देगा स्टेट। ठीक है, कितना हो गया 60%, और बाकी कितना बचा 40%। 40% पैसा देगा फार्मर, और इसमें 100% हो गया। और ये जो 40% फार्मर देगा इसके से भी वो लोन वगैरह ले सकता है ना, लोन कम से कम 30% ऑफ द कॉस्ट का लोन ले सकता है। मतलब 100 रुपए की चीज है तो 30 रुपए तक वो कॉस्ट का लोन ले सकता है। ठीक है, तो इतना भी समझ लो। फिर कंपोनेंट सी की बात करें तो इंडिविजुअल फार्मर्स को सपोर्ट करा जाएगा ताकि पंप्स वगैरह को सोलराइज कर सकें जिनकी कैपेसिटी अप टू 7.5 हॉर्स पावर है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। उसके साथ देखिए यहाँ पे जो ये मिनिस्ट्री है ना MNRE, ये रिटेन करेगी, विल रिटेन 33%
ऑफ एलिजिबल सर्विस चार्जेस फॉर नेशन वाइड इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के लिए, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये यहाँ पे 33% जो भी एलिजिबल सर्विस चार्जेस हैं उससे अपने पास रखेगी, ताकि नेशन वाइड इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्टिविटी जो कर रही है उसके लिए। तो आप कहेंगे कि रिसेंट चेंजेस क्या हुए मैम? हाँ, तो रिसेंट चेंजेस ये हुए कि स्कीम का टारगेट जो है वो और बढ़ा दिया गया है। अब ये कंपोनेंट सी जो है इसको रीस्ट्रक्चर करा गया है। अब इसका फोकस जो है वो ये है कि हम सोलराइज एग्रीकल्चर फीडर्स को मतलब फोकस जब है वो शिफ्ट करा जा रहा है टू सोलराइज एग्रीकल्चर फीडर्स इंस्टेड ऑफ पंप्स। अब पंप्स से यहाँ पे अपना फोकस चेंज करके एग्रीकल्चर फीडर्स की तरफ डाल दिया गया है। अब देखिए वक्त के हिसाब से जब स्कीम आती है ना तो उस समय देखा जाता है कि भाई कैसा क्या रहेगा आगे। अब आगे जैसे जैसे डिमांड होती है उस हिसाब से बदलाव लाते हैं। तो यहाँ पे पहले पंप पे फोकस था, अब एग्रीकल्चर फीडर पे फोकस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिएगा फीडर क्या होता है एग्रीकल्चर के अंदर। सोलर एग्रीकल्चर फीडर इज एसेंशियली 1 to 10 मेगावाट कम्युनिटी स्केल सोलर पीवी पावर प्लांट होता है ना, जो कनेक्टेड होता है काफी सब स्टेशन वगैरह से, ऐसे समझिएगा। तो ये इस पे ध्यान डाल रहे हैं। अच्छा, उसके साथ अब क्या होगा कि अब जो है यहाँ पे दूसरा चेंज ये है कि अभी तक फार्मर जो है उनको 60% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि 30% दे रहा था सेंटर, 30% दे रही थी स्टेट, है ना, एग्रीकल्चर पंप्स को सोलराइज करने के लिए। इसका मतलब 40% अभी तक फार्मर ले रहा था। लेकिन अब सेंटर जो है वो बियर करेगा 30% कॉस्ट का, है ना, फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल सोलर प्लांट टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द फीडर। एंड बाकी का जो 70% बचा ये स्टेट ओन जो डिस्कॉम है वो देंगे, ये समझ लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो फार्मर्स की ज़रूरत है अभी एग्जिस्टिंग जो अभी उनके पास पंप चल रहे हैं विलेज के अंदर, है ना, तो वो भाई वो उसको रिप्लेस करेंगे ही। पैसा कोई और दे रहा है तो क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, सोलर पंप से रिप्लेस करेंगे। तो ये कुछ इसकी पूरी कहानी है। अब देखिए आप अगर ये कहेंगे मैम आप बिल्कुल बैठ गई हैं घोड़े पे और भगा रही हैं, तो देखिए तो 10-15 पेज बचे हुए हैं। अगर थोड़ा भी जल्दी नहीं करा अब तो अपडेटेड पीटी है, और अपडेटेड के बाद एक और अपडेटेड पीटी आ गई है, तो उन दोनों को मैं करा दूं, फारिग हो जाऊं, ताकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाए बाबा। मुझे तो आपकी भी टेंशन हो रही है, मैं तो चलो इस बार का अटेम्प्ट नहीं दे रही हूँ, बट आपकी हो रही है कि एटलीस्ट फटाफट आगे रिवीजन आप अगले 1 महीने तो करते रह सकते हो ना, अगर ये पहले से कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है। तो सपोर्ट करिएगा, थोड़ा सा जल्दी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू पीपल। चलो, फिर उसके नेक्स्ट स्कीम आती है ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर, सॉरी, ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम। क्या ये फेज 2 है, ठीक है। तो फेज 2 न्यूज में क्यों रहा है पहले ये समझते हैं। देखिए सरकार ने यहाँ पे एक एडवाइजरी को इशू करा है इस स्कीम के तहत, एज क्यों, क्योंकि कुछ वेंडर्स जो है वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, प्राइस से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं कुछ वेंडर्स, इसलिए सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है ना। अब जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनसे वेंडर्स जो है ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, और जितना डिस्कॉम ने यहाँ पे रेट डिसाइड करा था उससे ज्यादा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होता है डिस्कॉम का मतलब, समझे। तो जितना डिस्कॉम ने डिसाइड करा था उससे ज्यादा वेंडर्स चार्ज कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स से, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी को इशू किया है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है जानते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 40 गीगावाट की ये अचीव करनी है बाय द ईयर 2022। कैसे अचीव करनी है, ग्रिड कनेक्टेड एसआरटी सिस्टम से, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम से इतनी कैपेसिटी लेनी है, कितनी, 40 गीगावाट की। अब फीचर क्या है समझते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च करा और इम्प्लीमेंट करा गया डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा। डिस्कॉम्स को कंपनसेट करा गया जाता है, जो भी वो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करते हैं, है ना, जो भी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा जो भी खर्चा करा उसका कंपनसेशन इनको मिल जाता है। अब प्रोग्राम के इस पूरे प्रोग्राम के 2 कंपोनेंट हैं। एक तो है कंपोनेंट ए, इसके अंदर अंडर द फेज 2 मतलब ये वाला फेज है, इसके अंदर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो रेजिडेंशियल यूजर्स हैं उसको भी रीस्ट्रक्चर करा गया है कुछ तरीके से, है ना। ये 2019 के जो आपके रीस्ट्रक्चर करा गया था ना उसकी बात करें, उसमें क्या है कि 40% जो बेंचमार्क कॉस्ट है इस सोलर रूफटॉप सिस्टम का, जिसकी कैपेसिटी
किलोवाट तक है, इसे प्रोवाइड करा जाएगा सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस से, ठीक है। बाकी 20% जो बेंचमार्क कॉस्ट है सिस्टम की, एसआरटी सिस्टम की, जिसकी कैपेसिटी 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक की है, इसे जो है प्रोवाइड करा जाएगा एज सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब बाकी 20% जो अप टू 10 किलोवाट तक की कैपेसिटी है पर हाउस एंड क्यूमुलेटिव कैपेसिटी अप टू 500 किलोवाट है, तो यहाँ पे सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगी फॉर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए, या जैसे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में घर वर बनते हैं ना, या रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन वगैरह के लिए, ठीक है। अब जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट है ये अवेलेबल नहीं है दूसरी बाकी कैटेगरीज को, जैसे इंस्टीट्यूशन को नहीं है, एजुकेशनल में नहीं है, सोशल गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, कमर्शियल में नहीं है, इंडस्ट्रियल में नहीं है, समझे। तो ये कंपोनेंट ए है। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट बी है। अब इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे, मतलब जैसी परफॉर्मेंस वैसे इंसेंटिव डिस्कॉम्स को मिलेंगे। इनिशियल कैपेसिटी एडिशन अगर आप 18 गीगावाट का करना होगा बेस्ड ऑन एसआरटी कैपेसिटी जो भी फाइनेंशियल ईयर में पाई गई है ओवर एंड अबव द बेस कैपेसिटी, मतलब जो भी बेस कैपेसिटी बताई गई है, ठीक है, उसके ऊपर जितना भी निकालेंगे उस हिसाब से इनको इंसेंटिव मिलेगा, समझ गए। तो ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2 में क्या नया कुछ आया है। अब नेक्स्ट आता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। क्या है ये, न्यूज में क्यों रहा, पहले तो ये समझिए। देखिए सेंटर ने कई सारे कदम उठाए हैं इस टारगेट को पाने के लिए जो स्कीम के तहत है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले इस बात को जानते हैं। देखिए कॉस्ट जो सोलर पावर जनरेशन की उसे कम करने के लिए हमारे देश के अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसी के माध्यम से लार्ज स्केल जो भी गोल्स हैं उनको पूरा करने के माध्यम से एक बहुत ही तगड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाके, और हमारे यहाँ से जो भी मुश्किल रॉ मटेरियल है वो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो, कंपोनेंट्स या प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कि हमें डेवलपमेंट यूज सोलर एनर्जी का अच्छे से करना है पावर को जनरेट करने के लिए या दूसरे किसी यूज के लिए, क्योंकि हमारे पास सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है ना। तो भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि सोलर एनर्जी को ऐसा कर दें कि फॉसिल बेस्ड एनर्जी ऑप्शंस को ये कंपटीशन देने लग जाए, समझे, हर चीज में सोलर एनर्जी का यूज करें। और तीसरा है कि इंडिया को एक लीडर के तौर पे लाना है सोलर एनर्जी के फील्ड में, एक ऐसी पॉलिसी कंडीशन बनाना है जिससे हम यहाँ पे जितना हो सके उतनी जल्दी अपने आप को जो है हर जगह फैला सकें, अपने आप को साथ ला सकें, अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि देश में हमारा पूरा वर्ल्ड में नाम हो, सब हमारे यहाँ से इम्पोर्ट करें, ठीक। टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि 100 गीगावाट की को क्रिएट करना है। पहले टारगेट तो 20 गीगावाट था, अब तो बहुत बढ़ा दिया गया है, तो 100 गीगावाट कर दिया गया बढ़ा के कि सोलर पावर कैपेसिटी 2022 तक 100 गीगावाट करनी है। इन्वेस्टमेंट करीब इसमें 6 लाख करोड़ रुपए का लगेगा, 6 लाख करोड़। टारगेट को ये है कि भाई इसके अंदर करीब 40 गीगावाट रूफटॉप और बाकी जो 60 गीगावाट है वो आएगा ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट के थ्रू, जो कि मैं पहले डिस्कस कर रही थी, ठीक है। तीसरा है टारगेट के अंदर ये है कि हम एक पूरी तरह से डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप करेंगे पॉली सिलिकॉन मटेरियल के लिए, है ना, टू एनुअली मेक अबाउट 2 गीगावाट कैपेसिटी फॉर सोलर सेल, ताकि वो 2 गीगावाट जो कैपेसिटी है सोलर सेल के लिए वो प्रॉपर तरीके से बना सकें। उसके बाद प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए फॉर ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन करीब 2000 मेगावाट तक पहुंचाना है बाय 2022, जिसमें कि 20 मिलियन सोलर लाइटिंग सिस्टम भी इंक्लूडेड होंगे। समझ रहे हो कितना बड़ा इन्होंने सोचा है। टू अचीव 20 मिलियन स्क्वायर सोलर थर्मल कलेक्टर एरिया बाय 2022, ये समझ रहे हैं कितना बड़े लेवल हो गया भाई। उसके बाद कि हम 20 मिलियन सोलर लाइटनिंग सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे रूरल एरियाज में बाय 2022। तो समय है कम और काम है बहुत ज्यादा, आई होप ये लोग पूरा कर लें। अब बात आती है फीचर्स की। तो पहला फीचर ये है कि स्कीम को लॉन्च किया गया था 2010 में एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के तौर पे। दूसरा ये कि मिशन को 3 फेजेस में रखा गया। पहला फेज चला 2010 से 13 तक, दूसरा फेज चला 2014 से 17 तक और तीसरा फेज चला 2017 से 22 तक। और कैपिटल सब्सिडी जो है उसे प्रोवाइड करी गई फॉर रूफ टॉप
जो सोलर प्रोजेक्ट है उनके लिए अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग टाउन्स में फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स। देखिए वायबिलिटी गैप फंडिंग वाला सीन क्या होता है कि मान लो आज प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अब उसका फ़ायदा हो रहा है 5 साल बाद, तो भाई अगर मान लो कल से इंस्टॉलमेंट लेने लग जाओगे तो फिर तो प्रोजेक्ट डूब जाएगा, क्योंकि फ़ायदा ही बाद में होगा तो पैसा भी बंदा बाद में दे पाएगा ना, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्ट होंगे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू इन सब की चीज़ें डेवलप करी जाएंगी, और फॉर डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन थ्रू स्मॉल सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सब कुछ रखा गया, ये इसके खूबसूरत कुछ फीचर्स हैं। कुछ भी ना समझ में आए ना, इन केस मान लो ऐसा लगता है कि मैम भाग रही हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं स्पेशली उस कमेंट को पिन करके, स्पेशली आप मुझे चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे कह सकते हैं @सिर्फ IAS सेल्स पे, मैं स्पेशली आपको समझा दूंगी उस टॉपिक को। तो ये मत सोचिएगा कि मैम से लाइव बात नहीं हो रही है तो मैं समझूंगा कैसे, ठीक है। मैं हूँ, हर तरह से हूँ आपके साथ में। अब नेक्स्ट है स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। न्यूज़ में क्यों ना समझते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं इसे प्रपोज करा गया है स्कीम के तहत। ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स को फैसिलिटेट करना है कि आप प्रोजेक्ट को सेटअप करिए इन अ प्लग एंड प्ले मॉडल। और ह्यूज जो सोलर एनर्जी जनरेशन है ना भाई, देखो इसको तो हमें करना ही है, हम तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें इसकी फील्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना है ना। तो ये आपका जो है ये जो सोलर एनर्जी जनरेशन है उसे बढ़ाना है कैसे, एक फ्लैगशिप डिमॉन्स्ट्रेशन फैसिलिटी के तौर पे एक्ट करके, ताकि प्रोजेक्ट डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो इस फील्ड में आगे बढ़ें, ठीक है ना। ऐसा कुछ करना है अपन को। उसके बाद तीसरा क्या है कि स्टेट्स को यहाँ पे इनेबल करना है कि आप जो भी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट डेवलपर से उसे आप लेकर आइए, ताकि जो भी सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस को पूरा करा जाए और एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी दिया जाए लोकल पॉपुलेशन को। उसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे कैसे रिड्यूस करें, है ना। तो भाई उसे रिड्यूस करेंगे इसी के थ्रू, और जो भी कार्बन एमिशन निकलता है उसे यहाँ ख़त्म करना है बाय अवॉइडिंग एमिशंस इक्विवेलेंट टू द सोलर पार्क्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड जनरेशन। देखो सीधी सीधी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ा जहर बन रही है हम सबके लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा कुछ करें कि इसको भाई ऐसी एनर्जी से रिप्लेस करें जिससे ये सारा गंदगी ना निकले। और आखिरी ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सपेंसिव फॉसिल फ्यूल जो हम बाहर से मंगाते हैं भाई, पेट्रोलियम ये वो नहीं मंगाएं, ठीक है। हम अपने यहाँ से ही इतना कुछ जो है वो जनरेट कर लें, ठीक है। अब साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं। तो स्कीम जो है वो 2014 में आई थी। ये हुआ था कि भाई हम करीब 25 सोलर पार्क सेटअप करेंगे और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करेंगे, जिसमें करीब 40 गीगावाट सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी जो है उसको टारगेट मिलेगा। और ये था कि 2021-22 तक हम इतना तो कर ही देंगे। पहले तो ये 20 गीगावाट था ना 2020 तक, अब इसे बढ़ा के 40 गीगावाट कर दिया गया था। इसमें ये था कि स्टेट्स इट इनविसाजेस सपोर्टिंग द स्टेट्स इन सेटिंग अप, मतलब स्टेट्स वगैरह को भी, राज्य की सरकारों को भी मदद करी जाएगी कि आप भी सोलर पार्क्स को अलग अलग लोकेशन पे सेटअप करिए देश के अंदर। भाई जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी सेटअप करने के लिए वो क्रिएट किया जाएगा, कोई बात नहीं। अब सोलर पार्क्स जो इंस्टॉल करे जाएंगे मल्टीपल सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स के, वो अलग अलग फर्म्स के द्वारा किए जाएंगे एटलीस्ट एक सेट लोकेशन पे, जिसमें सारी फैसिलिटी होगी। जो भी सोलर पार्क बनाया जाएगा ना उसमें हर तरह की फैसिलिटी होगी। सोलर पार्क के अंडर सूटेबल डेवलप लैंड होगी, है ना, जिसमें सारे क्लियरेंसेज हो, ऐसी कोई ज़मीन हो यहाँ पे, ऐसी जगह ज़मीन पे ऐसे सोलर पार्क्स को इंस्टॉल किया जाएगा जिस ज़मीन के सारे क्लियरेंसेज हो, बाद में कोई दिक्कत ना हो, ट्रांसमिशन सिस्टम हो, वाटर का एक्सेस हो, रोड की कनेक्टिविटी हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क हो। ऐसा नहीं कहीं ऐसी जगह पे कर दिया जहाँ पे ये सब हो ही नहीं रहा है। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों वो वहाँ पे होनी चाहिए। और स्कीम जो है फैसिलिटेट करी है कि भाई आप सेटअप करिए जो सॉरी स्पीड अप करिए इंस्टॉलेशन ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का, है ना। मैंने पीछे बताया ना क्या होते हैं, तो इसका काम फटाफट करिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी बड़े लेवल पे जनरेट हो सके। कैपेसिटी सोलर पार्क्स की जो है वो रहेगी 500 मेगावाट या उससे ज़्यादा। हालांकि जो छोटे वाले सोलर पार्क है उन्हें माना जा रहा है कि जहाँ पे थोड़ी छोटी लैंड है तो मुश्किल है इतना, है ना। बता ऐसी ज़मीन है जहाँ पे सही ऊबड़ खाबड़ है, नहीं एकदम साफ है ना।
तो वहाँ पे चलो ठीक है, माना जा रहा है कि वहाँ पे छोटे वाले हम लगाएंगे। कहाँ कहाँ लगाएंगे, मतलब समझे ना, ऐसी टेरेन है जहाँ बड़ा एरिया नहीं है अवेलेबल है, प्लेन्स में तो अवेलेबल होता है। अब कहीं ऐसी है जहाँ पे बड़ा लेवल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, मुश्किल है जहाँ पे, तो वहाँ पे छोटे वाले सोलर पार्क्स लगाए जाएंगे। ठीक है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर लैंड की शॉर्टेज है तो वहाँ पे सब छोटे छोटे पार्क लगा दिए जाएंगे। सोलर पार्क्स को डेवलप करा जाएगा कोलैबोरेशन में विद द स्टेट गवर्नमेंट और एजेंसीज के साथ में, सीपीएसयूज के साथ में ना, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के साथ में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है उसे टर्म करा जा रहा है एज सोलर पावर पार्क डेवलपर के नाम से। और सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट पैटर्न रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, तो ये सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब CFA, ये 25 लाख रुपए तक की पर सोलर पार्क में दिया जाएगा। ताकि किस लिए दिया जा रहा है, फॉर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर समझिए कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट पैटर्न क्या है, कि CFA सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 20 लाख पर सोलर पार्क दिया जाएगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दूसरी बात कि जो CFA है वो अप टू 20 लाख, वो तो 25 लाख था। 1 सेकेंड, अगर कोई कंफ्यूजन हो गया हो तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, अदरवाइज हो सकता है कि कंफ्यूजन छोटा सा हो गया हो। देखो, जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है इसका पैटर्न क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि कम से कम 25 लाख 25 लाख पर सोलर पार्क प्रिपेयर करने के लिए दिए जाएंगे फॉर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो 25 लाख है, 20 लाख नहीं है। दूसरा ये कि ये सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू 20 लाख, अब यहाँ पे 20 लाख है, 20 लाख पर मेगावाट, या फिर आपका जो है 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, जैसा भी होगा दी जाएंगे, जिसमें आपको ग्रिड कनेक्टिविटी कॉस्ट आएगी, जो भी आएगा विच एवर इज लोअर इज प्रोवाइडेड ऑन अचीविंग द माइलस्टोन प्रिस्क्राइब्ड इन द स्कीम। जो भी माइलस्टोन स्कीम के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया उसको पाने के लिए इतना पैसा दिया जाएगा। और आखिरी में 12 लाख पर मेगावाट या फिर 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी कम होगा दोनों में से, ये दिया जाएगा SPPDs को, ताकि वो डेवलपमेंट कर सकें इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर सोलर पार्क्स वगैरह जो है टू डेवलप द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इफ द सोलर पार्क्स एंड ₹8 लाख पर MV or 30% of the project cost whichever is lower is provided to the central या फिर state transmission utility towards development of external transmission system। तो ये सारा कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। तो पैसा तो अच्छा खासा दिया जा रहा है, उम्मीद भी है कि कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम्स इन न्यूज़, और ये हमारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज आ गई है सामने। देखते हैं स्कीम का नाम क्या है। स्कीम का नाम है स्वामित्व, मतलब फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, नाम शॉर्ट फॉर्म का है स्वामित्व। न्यूज में क्यों है समझते हैं कि एक अपडेटेड गाइडलाइन को इशू करा गया है इस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा मई 2021 में। अब समझते हैं स्वामित्व का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो भाई, ऑब्जेक्टिव ये पहला है कि हम एक एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स को क्रिएट करेंगे रूरल प्लानिंग के लिए और प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए, है ना। जो समझिए, एक प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड अगर होगा तो प्रॉपर गांव की प्लानिंग होगी, और ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इतने बवाल होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, वो भी इससे कम हो जाएंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी जाएगी ऐसे लोगों को जो गांव में रहते हैं। कैसे, कि वो अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं एक फाइनेंशियल एसेट के तौर पे, और उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, दूसरे जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। तीसरा उद्देश्य है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, जिसमें विच विल accrue to the ग्राम पंचायत डायरेक्टली इन स्टेट वेयर इट इज डिवॉल्व और एल्स एड टू द स्टेट एक्सचेकर। ठीक है, ये सारा कुछ ग्राम पंचायत वगैरह पे होगा, वो देंगी। उसके बाद क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड GIS मैप, सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, GIS मैपिंग करी जाएगी, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, डिपार्टमेंट ऐसा करेगा अपने यूज़ के लिए, ताकि पता तो हो कहाँ कौन सी चीज़ लोकेटेड है। और आखिरी में कि पैरामीटर को सपोर्ट करने के लिए बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के, और कैसे, बाय यूजिंग दी GIS। ठीक है, GIS मैपिंग का यूज़ करके ये सब किया जा सकता है। तो ये कुछ इसका उद्देश्य है।
मोटा मोटा समझ लिया करिए, बहुत हाई हाई मत समझिए। जीआईएस मैपिंग का यूज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि डिस्प्यूट वगैरह कम करने के लिए लैंड रिकॉर्ड बढ़िया से रखे जाएंगे। बस मेन स्वामित्व का मतलब क्या है यही बता रहा है। अब फीचर समझ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। लॉन्च करी गई थी अप्रैल 2020 में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे। स्कीम का उद्देश्य ये था कि रिकॉर्ड ऑफ राइट देना टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स, जिनके पास घर वगैरह है ना, और जो गांव वगैरह में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, और इनको यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड्स देना टू दी प्रॉपर्टी ओनर। जो प्रॉपर्टी ओनर है उनको प्रॉपर्टी कार्ड्स वगैरह देना। अब जो ग्राम पंचायत है और कम्युनिटी एसिड्स हैं, इसको सर्वे किया जाएगा और जीआईएस मैप वगैरह बनाए जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी, मतलब ड्रोन के थ्रू सर्वे करके एक डिमार्केशन बना दिया जाएगा कि आगे बढ़ के तुम फालतू में अपनी जमीन पे हक न जमाने लगना। ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम को एस्टैब्लिश करा जाएगा, जिसे CORS कॉर्ड्स बोलेंगे। ये क्या है? ये एक नेटवर्क है रेफरेंस स्टेशंस का। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक वाइटल बेस स्टेशन बनेगा, जिससे एक्सेस मिलेगा लॉन्ग रेंज हाई एक्यूरेसी नेटवर्क RTK करेक्शंस का। अब यहाँ पे समझो क्या है ये मेन चीज। नेटवर्क क्या करेगा? ये हमें ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है टू। अगर हमें एक एक्यूरेट, एक एकदम सही जियो रेफरेंसिंग करनी है, ग्राउंड ट्रूथिंग, या हमें लैंड को डिमार्केट करना है यहीं तक आपकी जमीन है, तो इसके लिए कॉर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ड्रोन का यूज करके लार्ज स्केल मैपिंग की जाएगी, ऊपर से देख लिया जाएगा। अवेयरनेस फैलाई जाएगी गांव के लोगों के बीच में। सर्वे हो रहा है, सर्वे का मेथड क्या है, इसके फायदे क्या हैं, वरना सारे के सारे तो पीट पाट के भगा देंगे, है ना। और उसके साथ यहाँ पे स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन, जिसका नाम होगा ग्राम मानचित्र। देखो फिर से मानचित्र, सॉरी, ग्राम मानचित्र। ठीक है। इसको यहाँ पे जो है इस लेकर आया जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, इसको लेकर आया जाएगा। और ये जो डिजिटल एप्लीकेशन है ना, और जो भी इसके अंदर क्या है, जो भी ड्रोन सर्वे के माध्यम से जो भी मैप वगैरह क्रिएट करे जाएंगे, जो भी डेटा क्रिएट करा जाएगा, ये सारा कुछ जो है शैल बी लेवरेज फॉर क्रिएशन ऑफ स्पेशियल एनालिसिस टूल टू सपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ GPDP। ठीक है। तो ये सारा कुछ मदद करेगा, एक प्रॉपर तरीके से एक एप्लीकेशन भी बनेगी, हमारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड भी होंगे। ठीक है। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट भी होगी नेशनल और स्टेट लेवल पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ डेवलपमेंट और मेंटेनेंस स्कीम डैशबोर्ड का भी होगा, है ना। मतलब इसमें क्या है, ड्रोन सर्वे, स्पेशल डेटा या मैप जो मिनिस्ट्री की स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन है, उसके साथ में यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, ताकि प्लानिंग भी हो सके अच्छे लेवल पे, लोकल लेवल पे। और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस या नेशनल या रीजनल वर्कशॉप वगैरह भी क्रिएट करी जाएंगी, कंडक्ट करी जाएंगी। ठीक है। ये सब भी होंगी, वर्कशॉप भी बहुत जरूरी है। उसके बाद सारे गांव का कवरेज है देश के अंदर, है ना, ये स्कीम के अंदर। और पूरा काम जो है माना जा रहा है कि करीब 5 सालों में हो जाएगा, अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2025 तक। अब बात आएगी स्कीम के अंदर कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है बेसिकली कि स्कीम में कोई बदलाव होगा तो कौन कौन लोग जुड़े हैं जिनको फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले जो स्टेक होल्डर रहेंगे इसके अंदर, वो नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये इसके अंदर इन्वॉल्व है। दूसरी है टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, सर्वे ऑफ इंडिया, कि सर्वे हो रहा है तो ये भी इन्वॉल्व है। तीसरा है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट। चौथा है लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। पांचवा है प्रॉपर्टी ओनर, भाई ऑब्वियस सी बात है, जिसकी प्रॉपर्टी वो भी होगा। उसके बाद छठे हैं ग्राम पंचायत। सातवें है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर GIS डिवीजन। और आठवां और आखिरी है कुछ दूसरे लाइन डिपार्टमेंट जिनके एसेट्स वगैरह होते हैं रूरल इनहेबिटेड एरियाज में ना, जो सारा कुछ डेटाबेस बनाने के लिए सारा कुछ ये सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। अब देखिए मोटा मोटा जितना था उसके अंदर मैंने आपको बताया। और अभी भी मतलब ये इतना समझिए, लैंड रिकॉल बन रहा है, ड्रोन के थ्रू बन रहा है, GIS मैपिंग हो रही है, एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, तो बस कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। कौन कौन है इसके अंदर स्टेक होल्डर्स आखिरी में बताई थी। तो यहाँ तक ये होता है पार्ट कंप्लीट। कोई दिक्कत आए तो सिर्फ IAS सेल्स पे जाइए, आराम से मेरे को प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, स्पेशली समझा दूंगी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं है, बट
हाँ, थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी खींचना पड़ रहा है, वो भी 3 पार्ट आखिरी के, दैट्स इट। आई होप यू विल सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ यूज़ माय कोड सिर्फ IS टू अवेल द डिस्काउंट दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हैव अ नाइस डे।